हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th का चैप्टर पावर शेयरिंग कवर करेंगे इस लेक्चर में। इस वीडियो में हम पूरे बेसिक से समझेंगे कि ये चैप्टर क्या कहना चाहता है। तो पहले ओवरव्यू लेते हैं इस चैप्टर का। ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला तो है दो कंट्री से रिलेटेड डील करता है। पहला है बेल्जियम और दूसरा है श्रीलंका, और दोनों सफ़र कर रहे हैं लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट से। इसका मीनिंग ये होता है कि जो मेजॉरिटी लैंग्वेज स्पीकिंग कंट्री होती है वो अपना पावर असर्ट करती है, जो कि माइनॉरिटी स्पीकिंग कंट्री होती है। तो इससे ही रिलेटेड ये चैप्टर डील करता है, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी स्पीकिंग से रिलेटेड। तो पूरा मसला लिंग्विस्टिक्स से ही रिलेटेड है। और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये इस चैप्टर से नहीं डील करता है, लेकिन मैं आपको मीनिंग समझा रहा हूँ। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट में रिलीजन डोमिनेंट इशू होता है, जैसे कि हम देख सकते हैं ज्यूज़ और मुस्लिम के बीच में ये हमारा पैलेस्टीन और इज़राइल वाला जो कॉन्फ्लिक्ट चलता है, तो ये इससे रिलेटेड है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि पावर शेयरिंग का मीनिंग क्या होता है। तो पावर शेयरिंग का मीनिंग बेसिकली होता है कि जब भी हम सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल पावर को डिफरेंट कम्युनिटी में, अथॉरिटी को डिफरेंट कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ताकि कोई एक कम्युनिटी एब्सोल्यूट पावर होल्ड नहीं कर सके, एब्सोल्यूट पावर को होल्ड ना करे और सबको बराबरी का हक मिले, चाहे वो मेजॉरिटी में हो या फिर माइनॉरिटी में हो। तो नो कम्युनिटी होल्ड एब्सोल्यूट पावर, तो यही मीनिंग कहता है, एब्सोल्यूट पावर टू नो कम्युनिटी। तो ये हमारा मीनिंग होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल अथॉरिटी टू डिफरेंट कम्युनिटी देन पावर बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड इन सिंगल कम्युनिटी। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो दूसरा हमारा आता है मैप। यूरोप का मैप देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम कोशिश करेंगे समझने की कि बेल्जियम कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये हमारा बेल्जियम का मैप है, और इससे ही रिलेटेड हमको याद करना है कि बेल्जियम कौन कौन सी कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक निमोनिक को रेडी किया है, तो इसको आप याद कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि बेल्जियम इस बार का वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहा है, फुटबॉल वर्ल्ड कप, फीफा जो वर्ल्ड कप होने वाला है। तो एफ से फ्रांस हो जाएगा, आई को कट करना है, फिर एन से नीदरलैंड हो जाएगा, और फिर ए को कट कर देना, अल्टरनेट को कट करना है, फिर एल से लग्जमबर्ग हो जाएगा। लग्जमबर्ग बेसिकली यहाँ पे लोकेटेड है, लेकिन इस मैप में वो बहुत स्मॉल कंट्री है, बहुत छोटी सी कंट्री है, तो इसलिए वो यहाँ विजिबल नहीं है। तो यहाँ पे हमको उसके बाद फिर एक और कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है हमारा बेल्जियम। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि ये 3 कट कर सकते हैं, ये 3 कट कर सकते हैं, और बीच में जो जी आता है इससे हम जर्मनी याद रख सकते हैं। तो ये हमारा 4 कंट्री हो गया जिससे हमारा बेल्जियम बॉर्डर शेयर करता है। पहला फ्रांस, दूसरा नीदरलैंड, तीसरा लग्जमबर्ग, चौथा जर्मनी। यहाँ से भी हम समझ सकते हैं कि बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है यूरोप का पार्ट में। ये MCQ के लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। इट इज़ स्मॉलर इन एरिया देन स्टेट ऑफ हरियाणा। तो ये इससे हम समझ सकते हैं कि ये हमारे हरियाणा से भी छोटा है, मतलब इसका पॉपुलेशन 1 करोड़ ही है। पूरे बेल्जियम की पॉपुलेशन 1 करोड़ ही है। और ये बॉर्डर मैंने आपको कोशिश करी याद करवाने की निमोनिक से, तो हम इससे ऐसे याद रख सकते हैं। आप फाइनल याद कर सकते हैं कि बेल्जियम इस बार का फीफा वर्ल्ड कप फाइनल खेल सकता है। फिर अल्टरनेट को आप कट कर देंगे, एफ से फ्रांस, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, और बेल्जियम से जी से जर्मनी। तो ये हमारा हो गया। फिर हम आगे इथनिक कॉम्पोजिशन की बात करते हैं कि बेल्जियम में कौन कौन सी इथनिसिटी का मीनिंग मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो इसका मीनिंग होता है कि शेयर्ड कल्चर। जैसे कि हमारा एक लैंग्वेज हो, एक रीजन हो, एक जगह, एक जियोग्राफिकल लोकेशन हो, इसको ही हम इथनिसिटी बोलते हैं कि हम एक भाषा बोल रहे हैं, एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड हैं, एक एरिया में रह रहे हैं। तो ये हमारा इथनिसिटी का मीनिंग हो जाता है। और फिर ये हमारा ये मैप हमारा बेल्जियम का है। इसके अंदर हमें पढ़ना है कि कौन कौन सी कम्युनिटी है और कौन कौन सा लैंग्वेज बोलती है। तो ये मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैप को याद नहीं करना है, बल्कि इसमें क्या है, कौन से कम्युनिटीज़ हैं, कितना स्पीकर्स है, उसके कौन से लैंग्वेज बोलती हैं, वो याद रखना है। और ये आप याद रख सकते हैं फ्लेमिश रीजन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये वलोनिया रीजन। तो फ्लेमिश रीजन में हमारे 59% जो स्पीकर हैं वो डच बोलते हैं। तो यहाँ डच पीपल मेजॉरिटी में है, मेजॉरिटी कंस्टिट्यूट करते हैं।
फिर हमारा वलोनिया रीजन है, यहाँ पे हमारे पास फ्रेंच स्पीकर हैं जो कि 40% फ्रेंच स्पीकर हैं। तो ओवरऑल कंट्री को देखें तो यहाँ फ्रेंच माइनॉरिटी में है, ओवरऑल अभी कंट्री की बात कर रहे हैं। और 1% ये दोनों को मिक्स करके 1% हमारे पास जर्मन पीपल है। लेकिन स्टोरी एकदम उल्टी हो जाती है कहाँ पे, तो ये हमारा कैपिटल है और कैपिटल ही के पास सारा पावर होता है। मेन पावर सेंटर जो भी किसी भी कंट्री का होता है तो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड पावर कैपिटल में ही होता है। जैसे कि हम अपने कंट्री इंडिया की ही बात करते हैं तो जितना भी हमारा पार्लियामेंट है, जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, तो वो सब हमारे कैपिटल में बैठते हैं। तो ये पावर सेंटर है। यहाँ पे जो कम्युनिटी मेजॉरिटी में होगी तो वो रूलिंग पार्टी हो सकती है और उसका चांस है कि वो अपना पावर एग्जर्ट करे और वो एब्सोल्यूट चाहे कि हमारे पास एब्सोल्यूट होल्ड हो पावर का। तो यहाँ की स्टोरी ये है, 80% पीपल जो होते हैं वो यहाँ फ्रेंच बोलते हैं, फ्रेंच 80% है और डच 20% है। तो ये नंबर आपको याद करने की ज़रूरत है कि फ्लेमिश रीजन जो कि कंट्री के पहले ओवरऑल कंट्री को हमें देखना है। कंट्री में फ्लेमिश रीजन है, वलोनिया रीजन है। फ्लेमिश में हमारा डच मेजॉरिटी में है, वलोनिया में हमारे फ्रेंच मेजॉरिटी में। फिर कंट्री के कैपिटल में ब्रुसेल्स में जब हम आते हैं, कंट्री की कैपिटल भी MCQ में पूछी जा सकती है, तो इसमें स्टोरी चेंज हो जाती है, हमें उल्टा कर देना है। यहाँ पे फ्रेंच मेजॉरिटी में आ जाते हैं और डच माइनॉरिटी में आ जाते हैं। तो इस स्लाइड को आप कोशिश करना याद करने की, ये बेसिकली बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया गया है, इससे आप याद कर सकते हैं। ये पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी आप याद कर सकते हैं कि आपके दिमाग में रहेगा। ये 59%, 40%, देन 1%, देन दिस इज़ अबाउट द कैपिटल। फिर इससे आगे हम बढ़ते हैं तो उसके बाद जो प्रॉब्लम आती है कि जो डच और फ्रेंच जहाँ भी दो कम्युनिटी रहेगी तो कोई ना कोई दिक्कत होगी या परेशानी आएगी। तो ये प्रॉब्लम से रिलेटेड है कि क्या प्रॉब्लम हुई दोनों में। हमारे प्रॉब्लम का रिलेटेड सबसे पहला दिक्कत ये आया कि फ्रेंच जो थे माइनॉरिटी में थे ओवरऑल कंट्री साइड में। कंट्री में ओवरऑल देखें तो हमारे पास फ्रेंच माइनॉरिटी में थे, लेकिन वो रिच थे, काफ़ी रिच थे और काफ़ी पावरफुल थे। तो उन्होंने अपना बेनिफिट जो था, उन्हें बेनिफिट सबसे पहले मिला, डच को मिला दूसरी बार, मतलब सेकेंडली उन्हें मिला। और जब कंट्री कैपिटल में बात आती है तो ब्रुसेल्स में, जहाँ पे पावर सेंटर कंसंट्रेटेड होता है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले तो फ्रेंच को ही पावर मिलेगी क्योंकि यहाँ तो वो मेजॉरिटी में है और कंट्री के कैपिटल से ही पावर शिफ्ट डिसाइड होता है। तो यहाँ पे आने के बाद दिक्कतें और बढ़ गई, तो बेल्जियम हमारा इस प्रॉब्लम से ज़्यादा सफ़र करने लगा। फिर उसके बाद आता है कि ये उसी से रिलेटेड है कि डच पीपल जो थे वो मेजॉरिटी थे कंट्री में लेकिन माइनॉरिटी थे कैपिटल में। तो ये एक सबसे बड़ा इशू रहा है इस बेल्जियम कंट्री का। उसके बाद आते हैं कि बेल्जियन मॉडल ऑफ एकोमोडेशन क्या था। इसका मीनिंग यही होता है कि क्या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेल्जियम ने क्या क्या डिसीजन लिए, क्या क्या इनिशिएटिव लिए कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। कुछ हमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ताकि दोनों कम्युनिटी के बीच में एक पीस इस्टेब्लिश्ड हो सके। तो इससे रिलेटेड अब हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे ख़त्म किया गया। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहला पॉइंट जो हमें याद रखना है कि ये 20 सालों में, एग्जैक्टली 23 सालों में, 23 ईयर्स में हमारा बेल्जियंस लीडर्स जो थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम अमेंड किया। अमेंड मतलब कि चेंज किया, ताकि वो जो भी कम्युनिटी स्मॉलर पोर्शन में थी, स्मॉलर लिंग्विस्टिक में लैंग्वेज बोलती थी, तो उन्हें कुछ बेनिफिट दिया जाए ताकि वो एकोमोडेट कर सके इतनी डाइवर्सिटी को, ताकि वो इक्वल पावर दे सके दोनों कम्युनिटी को। तो सबसे पहला ये सॉल्यूशन किया गया। दूसरा कि जब भी वो सेलेक्ट करना था मिनिस्टर को, कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है तो उन्हें देखा गया कि दोनों फ्रेंच और डच स्पीकिंग को इक्वल नंबर में रखा जाए। अगर कोई एक भी ज़्यादा होगा तो वो दूसरे के लिए अगेंस्ट में लगेगा कि ये हमारे अगेंस्ट में काम कर रहा है। तो इसलिए कोई एक कम्युनिटी को पावर नहीं दी गई, दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया ताकि एक दूसरे के प्रति वो फील नहीं हो कि हमें कम पावर मिल रही है। तीसरा जो पॉइंट है कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया गया इक्वल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर थी, जैसे कि हमारे इंडिया में होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है, उससे पावर आता है स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट मिल के ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है। लेकिन यहाँ पे दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट दिया गया। फिर हमारा आता है कैपिटल का इशू। कैपिटल में हमारे पास दोनों कम्युनिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, सेपरेट गवर्नमेंट जहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंट। और यहाँ पे तीसरी टाइप की भी गवर्नमेंट बनाई गई जिसको बोलते हैं हम कम्युनिटी गवर्नमेंट। इसे याद रखना है, जैसे कि एक तो हमारा होता है फेडरल गवर्नमेंट जो कि हमारा सेंट्रल लेवल पे होता है,
दूसरा हमारा होता है स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा हमारा इसमें ऐड किया गया कम्युनिटी गवर्नमेंट, ताकि जितने दोनों कम्युनिटी जो कि फ्रेंच और डच हो वो दोनों को पावर दिया जाए। जो ये रिलेटेड थे, इससे डील करते थे। जैसे कि फेडरल गवर्नमेंट होता है वो सेंट्रल लेवल पे लॉ बनाता है इंपॉर्टेंट मैटर से रिलेटेड, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे लॉ बनाता है जैसे एजुकेशन से रिलेटेड, और थर्ड हमारा कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया ताकि वो डील कर सके कल्चरल एजुकेशन से रिलेटेड, सो दैट कि ये प्रॉब्लम फिर से राइज नहीं हो और सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले।